संपूर्ण पृथ्वी पर 3/4 जल मौजूद है। मानव शरीर में भी लगभग 70% जलीय तत्व रहता है। इस संदर्भ में देखा जाए तो एक मानव पूरे ब्रह्मांड की एक इकाई के रूप में अपने आप को स्थापित करता है। यानी संपूर्ण भूखंड के अनुपात में ही मानव शरीर में जलीय तत्व की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि मानव एक प्रतिनिधि के रूप में ब्रह्मांड का साक्षात स्वरूप है। अब इस तथ्य को ग्रहों के आलोक में देखते हैं तो हम पाते हैं कि जिस रात्रि को फुल मून यानी कि पूर्णिमा तिथि होती है, उसी रात्रि को सबसे शक्तिशाली ज्वार भाटा समुद्र में आता है। इसके विपरीत जिस दिन अमावस्या होती है तो और चंद्रमा सबसे कमजोर होता है, उस दिन समुद्र में सब बिल्कुल भी ज्वार नहीं आता है। कर्क राशि का स्वामी भी यही चंद्रमा है। इसी जलीय तत्व के स्वामित्व में 3 राशियां होती हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। जलीय तत्व की इन्हीं 3 राशियों में से चंद्रमा के स्वामित्व वाली कर्क राशि पर 13 नवंबर 2024 को मार्गी हो रहे शनि के प्रभाव का आज हम विशद विश्लेषण करने वाले हैं। जय सिया राम मित्रों, आज का वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको तुरंत ही सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुन लें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। शनि ग्रह एक राशि में लगभग 2.5 वर्षों तक रहता है तथा 12 राशियों का पूरा भ्रमण चक्र लगभग 30 वर्षों में पूरा करता है। इसीलिए जब भी शनि जैसे ग्रह की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव भी 12 राशियों पर लंबे समय तक तथा स्थायी प्रभाव पड़ता है। शनि के संबंध में ऐसा ही एक परिवर्तन 13 नवंबर 2024 को होने वाला है। 13 नवंबर 2024 को शनि अपनी वक्री गति को छोड़कर प्रातः 6:28 पर मार्गी होने वाला है। यह शनि 29 जून 2024 से कुंभ राशि में प्रातः 5:25 पर वक्री हुआ था। अब यह शनि 13 नवंबर 2024 को मार्गी होकर के 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि पर ही गोचर करने वाला है, जिसका अर्थ निकलता है कि जिन लोगों की भी शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तथा जिनकी जन्म लग्न कर्क है, उनके शत्रु, दाम्पत्य जीवन, भाग्य भाव, आमदनी और लाभ के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन होने वाला है। जिन लोगों को अपनी जन्म लग्न के बारे में पता नहीं है और उनकी राशि कर्क है तो उनके लिए भी यह विवेचनात्मक विश्लेषण प्रभावकारी रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि जब भी किसी प्रधान ग्रह या प्लेनेट की स्थिति में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो अखिल ब्रह्मांड में घटी इस खगोलीय घटना का जन सामान्य पर 12 राशियों के माध्यम से विराट प्रभाव होता है। जैसा कि अब 13 नवंबर 2024 से 29 मार्च 25 के बीच में शनि का एक बड़ा परिवर्तन रहेगा, जिसका कर्क लग्न या राशि पर मुख्य प्रभाव रहने वाला है। ऐसी स्थिति में शनि का प्रभाव 3 कारणों पर आधारित होता है। नंबर 1, जिस भाव में भी शनि ग्रह स्थित हो उसका प्रभाव जातक के जीवन पर मुख्य रूप से होता है। 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच शनि कुंभ राशि पर गोचर करते हुए कर्क राशि के अष्टम भाव में रहने वाला है। अष्टम भाव से जातक का शारीरिक स्वास्थ्य, उम्र, पुरस्कार, बिना कमाया हुआ धन, मृत्यु एवं मृत्यु के कारण राज्य भंग आदि का अध्ययन किया जाता है। कुंभ राशि शनि की अपनी ही राशि है, यानी उपर्युक्त तथ्यों में कर्क राशि वालों को अष्टम भाव में बैठ करके उपर्युक्त के संबंध में प्रबल होने का, परिवर्तन होने का संदेश दे रहा है। नंबर 2, जिस भाव का भी यह शनि स्वामी हो उस भाव पर भी शनि का मुख्य प्रभाव होता है। 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच कुंभ राशि में मार्गी रहने वाला शनि सप्तम भाव का स्वामी भी है। सप्तम भाव से पति अथवा पत्नी का स्वभाव, उसका सच्चरित्रता, एक विवाह अथवा बहुविवाह, पति पत्नी का पारस्परिक संबंध, ससुराल से धन प्राप्ति, यात्रा अथवा विदेश यात्रा के विषय में विचार किया जाता है।
इसी बारे में सप्तम भाव से विचार किया जाता है। नंबर 3, जिस नक्षत्र पर भी यह शनि गोचर कर रहा हो उस नक्षत्र के स्वामी की दशा तथा स्थिति का भी फल उस जातक को प्राप्त होता है। 13 नवंबर को शनि शतभिषा नक्षत्र पर मार्गी होगा। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, जिसके साथ शनि के मित्रवत संबंध बने हुए माने जाते हैं और इस समय राहु मीन राशि में गोचर कर रहा है और शनि की कुंभ राशि से अगली राशि मीन में विराजमान है। राहु को छाया ग्रह माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जैसी छाया होगी वैसी ही माया होगी। यानी कि जिस ग्रह के भी राशि में राहु पहुंच जाता है उस ग्रह का जो प्रतीक है वैसी ही छाया बनती है राहु की। इसीलिए अब राहु बृहस्पति के रूप में ही अपने परिणाम देने वाला है। बृहस्पति षष्ठ तथा नवम भाव का स्वामी है, अतः कर्क राशि का छठवां और नौवां भाव सक्रिय हुआ माना जाएगा। इसके अलावा बृहस्पति वृषभ राशि में बैठा हुआ है, अतः कर्क राशि वालों के लिए एकादश भाव भी सक्रिय माना जाएगा। सप्तम एवं अष्टम भाव का स्वामी स्वयं शनि है, अतः कर्क राशि का सप्तम एवं अष्टम भाव भी सक्रिय माना जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच कर्क राशि वालों के लिए षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम तथा एकादश भाव विशेष रूप से जागृत रहने वाले हैं। अब हम आपको कर्क राशि वालों के लिए 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन आप इस एक तथ्य को विशेष रूप से अपने माइंड में रखें कि हमें आपकी कुंडली के किसी भी ग्रह की वास्तविक स्थिति के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। हम केवल वर्तमान गोचर के अनुसार, वर्तमान ग्रहों के अनुसार ही मात्र कर्क लग्न अथवा राशि के बारे में भविष्य कथन कर रहे हैं। इसलिए इसमें आपके लिए व्यक्तिगत स्तर पर कुछ अंतर अवश्य ही हो सकता है। नंबर 1, छठवां भाव। कर्क राशि वालों के लिए 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच छठवां भाव जागृत अथवा सक्रिय रहने वाला है। छठवें भाव से ऋण, रोग एवं शत्रु पक्ष का विचार किया जाता है, अतः इस दरमियान में आपको ऋण, रोग एवं शत्रुओं के माध्यम से कुछ उत्पातों का निश्चित ही सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी, सरकारी वकील कार्यालय से आपके पक्ष में निश्चित ही परिणाम विपरीत प्रकृति का आ सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप सम्मिलित हुए तो उसमें असफलता मिलने के योग बन रहे हैं। नंबर 2, सप्तम भाव। कर्क राशि वालों का सप्तम भाव भी जागृत रहने वाला है। सप्तम भाव मुख्यतः पति या पत्नी, उसका स्वभाव, जीवन साथी की सच्चरित्रता, पातिव्रत्य, दाम्पत्य साथी कब तक जीवित रहेगा, एक विवाह अथवा बहुविवाह योग, पति पत्नी का पारस्परिक संबंध, ससुराल से धन प्राप्ति, यात्रा, विदेश यात्रा या पुत्रों का माता से संबंध तथा मार्केज को नियंत्रित करता है। यानी यदि आप गैर शादीशुदा हैं तो आपके विवाह होने का योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त आपके अनन्य संबंध, प्रणय संबंध बनने का भी योग बन रहा है, किंतु आपके जितने भी प्रणय अथवा परिणय संबंध बनेंगे उनकी प्रगति अत्यंत ही धीमे धीमे होने वाली है। दाम्पत्य साथी का स्वभाव इस दरमियान निश्चित ही उग्र प्रकृति का होने वाला है, जो तलाक तक पहुंच सकता है, यानी आपका तलाक भी हो सकता है। इसीलिए आप शनिवार के दिन एक चुल्लू सरसों का तेल कच्ची जमीन पर गिराते रहेंगे तो आपके अपने जीवन में, दाम्पत्य जीवन में निश्चय ही अनुकूलताएं प्राप्त होती रहेंगी। नंबर 3, अष्टम भाव। अष्टम भाव एवं सप्तम भाव का स्वामी शनि स्थित होने के कारण अष्टम भाव जागृत है। अष्टम भाव से उम्र, पुरस्कार, बिना कमाया हुआ धन, मृत्यु का कारण, मृत्यु का समय, अवनति, राज्य भंग तथा मृत्यु के संबंध में पता चलता है। आपको अचानक से कहीं से बिना प्रयास के ही धन प्राप्त होने का योग है, किंतु अष्टम भाव में राहु रोग देने की सूचना दे रहा है। इसके अलावा इस समयावधि में आपको नौकरी से सस्पेंशन इत्यादि का सामना भी करना पड़ सकता है। घर परिवार में सीवर इत्यादि की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है।
ऐसा लग रहा है बिजली का झटका लगने का भी आपके जीवन में चांस बन रहा है। नंबर 4, नवम भाव। नवम भाव से भाग्य, आदेश, हुकूमत, पोते पोतियां, प्रसिद्धि, सम्मान, धर्म, तीर्थ यात्रा, नेता पद, जोश, साहस, सूझबूझ, भाग्योदय काल एवं सद्गुण आदि के विषय में विचार किया जाता है। आपका नवम भाव इस समय अवधि में सक्रिय रहने वाला है, अतएव आपके भाग्य, आदेश, हुकूमत, पोते पोतियां, प्रसिद्धि, सम्मान, धर्म, तीर्थ यात्रा, नेता पद, जोश, साहस, सूझबूझ, भाग्योदय काल तथा सद्गुण आदि के विषय में उत्तम प्रकार के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। भाग्य की प्रबलता के चलते आपको कोई अत्यंत ही श्रेष्ठ पद प्राप्त हो सकता है। किसी तीर्थ यात्रा अथवा दूरस्थ स्थान की यात्रा पर भी आपको जाना पड़ सकता है। नंबर 5, एकादश भाव। कर्क राशि वालों का एकादश भाव यानी कि लाभ, आमदनी, आमदनी का प्रकार, आवश्यकता पूर्ति, गुप्त धन, राज द्रव्य, बड़े भाई का सुख, बड़े भाइयों की संख्या, बड़े भाइयों से सहायता, लाभ, हानि, स्वतंत्र चिंतन, मरण, कृपणता, उदारता और जीवन निर्वाह का कारक माना जाता है। 11वां भाव। इस घर में बृहस्पति की उपस्थिति तथा दैत्याचार्य शुक्र के साथ क्षेत्र परिवर्तन योग होने से आपको निश्चय ही आमदनी के क्षेत्र में बम्पर लाभ होने वाला है। आमदनी के एक से अधिक स्रोत बनने से आपके जीवन में निश्चय ही क्रांति का आगाज हो सकता है। कृषि अथवा पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होगा। आपकी संपत्ति के संबंध में कुछ विवाद इत्यादि उत्पन्न हो सकते हैं। तो मित्रों, यह था कर्क राशि वालों के लिए 13 नवंबर से शनि के वक्री से मार्गी होने का ज्योतिषीय विवेचन। उम्मीद है आपको यह विश्लेषण अवश्य ही पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों के साथ अवश्य ही शेयर करेंगे तथा कमेंट करके हमें अपनी अमूल्य राय से अवश्य ही अवगत कराएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।